नमस्कार दोस्तों, जेएस एजुकेशन पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा पर। समावेशी शिक्षा को समझने से पहले शिक्षा के मॉडल का जो विकास हुआ है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, किस प्रकार से समावेशी शिक्षा प्रकाश में आई उसको जानने से पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर चलते हैं। सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा पढ़ने से पहले जानेंगे कि जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी पृथकीकरण की, यानी कि दान आधारित शिक्षा। विशेष विद्यालय जहां सिर्फ विकलांग बच्चे पढ़ाए जाते थे, यानी कि नॉर्मल बच्चे अलग पढ़ाए जाते थे और विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूल थे। ये आपकी होती है पृथकीकरण शिक्षा। अब इस शिक्षा को जो है फेल कर दिया गया। उसके बाद आती है आपकी एकीकरण शिक्षा, यानी कि इंटरग्रेटेड शिक्षा, जहां बच्चों को सामान्य स्कूल में डाला गया। शर्त बच्चे को स्कूल के हिसाब से ढलना था, यानी कि जो विशिष्ट बालक थे, आपके सामान्य बालक नहीं थे, यानी कि जो विशिष्ट बच्चे थे आपके, तो इन विशिष्ट बच्चों को सामान्य स्कूलों में तो डाल दिया, लेकिन सामान्य बच्चों को चेंज नहीं होना, इस बच्चे को इनके अनुकूल बनना है, यानी कि सामान्य बच्चों की तरह बनना है। तो ये भी समय के साथ साथ आते आते फ्लॉप हो गया। अब आती है बात समावेशी शिक्षा की, इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो ढांचा है वो इस तरीके से है कि इसमें जो है अधिकार आधारित शिक्षा होगी बच्चे की, और सिद्धांत स्कूल तंत्र बच्चे के जरूरत के हिसाब से बदलेगा, ना कि बच्चे को बदलना है। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या हुई। एक तो आपके पास होते हैं सामान्य बच्चे, दो तरीके के बच्चे हैं ना आपके पास। सामान्य बालक हो गए, एक तो सामान्य बालक, और एक हो गए विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक कौन से बालक होते हैं? विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या किसी भी तरीके से सामान्य बालकों से भिन्न है। यानी कि बौद्धिक रूप से या तो वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है या बिल्कुल मंद है, तो वो विशिष्ट में आ गए। शारीरिक रूप से वो विकलांग हैं, उनके आंख कमजोर हैं, कान कमजोर हैं, बोलने में परेशानी है, तो विशिष्ट में हो गए। और सामाजिक रूप से यदि वो सामान्य नहीं है, यानी कि वो पिछड़े हैं या किसी तरीके से उनके माता पिता ने उन्हें जो है अवॉइड कर दिया है या किसी भी तरीके से पिछड़ गए हैं, बाल अपराधी हैं, वो सब क्या हो गए? विशिष्ट बालक हो गए। तो सामान्य प्लस विशिष्ट बालकों को एक साथ एक स्कूल में एक अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो ये क्या हो गई? आपकी समावेशी शिक्षा हो गई। समावेशी शिक्षा में जो है, समावेशी शिक्षा के अनुसार हम जो है बालक को नहीं बदलते, विशिष्ट बालक को नहीं बदलना, बल्कि स्कूल के सिस्टम को बदलना है। विशिष्ट बालक को, सामान्य बालकों को एक साथ लेकर चलना है। उसमें चाहे स्कूल की फैकल्टी को चेंज करना पड़े, पाठ्यक्रम को चेंज करना पड़े, या बच्चों के लिए लचीली चीजें बनानी पड़े, यानी कि उसमें सभी बच्चों का समावेशन, इंक्लूजन होता है। तो ये होती है आपकी समावेशी शिक्षा। अब विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण भी यहां पर देख लेते हैं। विशिष्ट बालकों की बात चल रही थी। देखिए, बौद्धिक रूप से विशिष्ट हो सकता है बालक, यानी कि सामान्य बालक हो सकता है। प्रतिभावान बालक, यानी कि गिफ्टेड बालक, टैलेंटेड बालक, हाई आईक्यू वाला बालक, यानी कि सामान्य बालक की आईक्यू क्या होती है? आपकी 90 से 110, लेकिन हाई आईक्यू क्या हो सकता है? 140 भी हो सकता है। और ये मानसिक मंद भी हो सकता है, 90 से कम हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है। या तो बच्चा मानसिक मंद है या प्रतिभाशाली है, तो विशिष्ट बालक होगा। संवेदी क्या होता है आपका? दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, आपका जो है किसी भी तरीके से उसके सुनने में, बोलने में, देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी संवेदी यानी सेंसरी मोटर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी क्या होगा? विशिष्ट बालक होगा। शारीरिक रूप से जो है बच्चा जो है अक्षम है, यानी कि दिव्यांग है, तो वो आगा आपका गामक अक्षमता में। अब बच्चा चल नहीं सकता, बच्चा के हाथ सही से काम नहीं करते, बच्चे का शरीर सही नहीं है, चलने फिरने में प्रॉब्लम है, वो शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक में आएगा। और अधिगम अक्षमता में क्या होगा आपका? यानी कि सीखने में उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिसलेक्सिया है आपको, यानी कि रीडिंग यानी कि पढ़ने में प्रॉब्लम आती है ऐसे बच्चों को। डिसग्राफिया है, ऐसे बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो ये सब बच्चे क्या होंगे? विशिष्ट बालक होंगे। और इन सभी विशिष्ट बालकों को जो है, विशिष्ट बालक जितने भी हैं आपके, विशिष्ट बालकों को सामान्य के साथ आपको मिलाकर पढ़ाना है। ये क्या हो गया आपका? ये हो गई आपकी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में और आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रकृति और उद्देश्य क्या है समावेशी शिक्षा के? विकासात्मक प्रकृति। यह केवल
आपका उपचारात्मक नहीं है, यानी कि आपकी रिमेडियल नहीं है। इसमें केवल बच्चे का हमें उपचार नहीं करना, यानी उसकी कमियों को दूर नहीं करना, बल्कि विकासात्मक लक्ष्य आत्मनिर्भर सेल्फ रियलाइजेशन बनाना है, यानी बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। बच्चे की कमियों को ढूंढकर उसकी कमियों को ही दूर नहीं करना, इसमें जो है हम बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। पूर्ण विकास, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सभी पक्षों का विकास जो है हम पूर्ण रूप से करने का प्रयास करते हैं। समावेशी शिक्षा में समायोजन विशेष बालकों को घर, स्कूल और समाज में समायोजन कराने में मदद करते हैं। और व्यावसायिक प्रशिक्षण, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए हुनर का जो सिखाना जरूरी होता है, तो इसके जो है मुख्य उद्देश्य हैं या प्रकृति है। बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है, बच्चों को सामाजिक दृष्टिकोण से डेवलप करना है, बच्चे की योग्यताओं का विकास करना है, और बच्चे को समाज में और जो वातावरण में और स्कूल के माहौल में जहां रहना है, उसे जीवन जीना है, उसके समायोजन करना है। ये समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम यहाँ पर एकीकृत बनाम समावेशी शिक्षा का कुछ यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, इंटीग्रेटेड या परंपरागत या एकीकृत शिक्षा में क्या होता था, फोकस क्या था, बच्चे का प्रवेश करना था केवल। यहाँ आधुनिक इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या है, भागीदारी, अधिकार दिया गया है बच्चे को। नहीं, बच्चे की भागीदारी जरूरी है शिक्षा व्यवस्था में, और उसका अधिकार है शिक्षा लेना। बच्चा बदलेगा। यहाँ पर इंटीग्रेटेड शिक्षा में क्या होता था, बच्चे को बदलना पड़ता है, यानी विशिष्ट बालक को कोई सुनने में, किसी को देखने में कोई प्रॉब्लम है तो बेचारा बच्चा जो है सामान्य बच्चों की तरीके से बदलना पड़ता था उसे। स्कूल सिस्टम वहां पर कोई मदद नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर सिस्टम में बदलाव होगा। समावेशी शिक्षा में जो है, जो विशिष्ट बालक है, यदि सुनने में प्रॉब्लम है तो उसे मशीनों द्वारा जब शिक्षक तेज बोलेगा, देखने में प्रॉब्लम है तो बड़े फाउंट में उसे दिखाया जाएगा। टीचिंग लर्निंग ऐप यानी कि TLM का प्रयोग किया जाएगा, और उसके अलावा विशेष विशेषज्ञ बदले जाएंगे। स्कूल का सिस्टम बदलना पड़ेगा। अगर चलने फिरने में प्रॉब्लम है तो उसके स्ट्रेचर के लिए जो है, उसकी जो चेयर होती है, व्हील चेयर होती है चलने वाली, तो उसके लिए रैंप बनाए जाएंगे। तो ये जो है सिस्टम बदला है इसमें, और ये विषय केंद्रित होता था, लेकिन ये लचीला और अनुकूल है, यानी कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और अनुकूलता के लिए जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम में जो है सब में जो प्रावधान दिया गया है। इंटीग्रेटेड में बच्चा जो होता गेस्ट होता था, यानी कि जो एकीकरण शिक्षा व्यवस्था वहां मेहमान की तरह से बच्चे को ट्रीट किया जाता था। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चा होस्ट या बराबर का हिस्सेदार होता है। यहाँ बच्चे को जो है समावेशी शिक्षा में बच्चे को ऐसा नहीं लगता कि वो कोई मेहमान है या किसी दूसरे लोगों के बीच में आ गया, उसे लगता है कि मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा हूं। तो समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा में यहाँ पर आप फर्क समझ गए होंगे। देखिए, समावेशी शिक्षा के कुछ सिद्धांत हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल पर बात कर लेते हैं। शून्य अस्वीकृति, यानी कि किसी भी बच्चे को विकलांगता के आधार पर आप प्रवेश देने से या पढ़ाने से मना नहीं कर सकते। ये शून्य अस्वीकृति का यहाँ पर सिद्धांत है। सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि पीयर ट्यूटोरियल और समूह में सीखना, यानी कि कोई हर बच्चे को एक साथ, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों को सबको एक साथ मिलकर जो है सीखना है। यहाँ सहयोगात्मक अधिगम की बात की गई है। IEP यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, हर बच्चे के लिए एक विशेष शैक्षिक योजना बनेगी, यानी कि जिस बच्चे की जैसी नीड है उसके हिसाब से बच्चे को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। और समावेशी शिक्षा के तहत सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ लेकर चला जाएगा। यानी कोई मंद बच्चा बालक है तो शिक्षक को उसके हिसाब से अपना लेसन प्लान सेट करना पड़ेगा, ताकि मंद बच्चा भी सीख सके और तीव्र बुद्धि वाला भी सीख सके और सामान्य बच्चा भी उसके साथ चल सके। बाधा मुक्त वातावरण, यानी कि भौतिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को हटाना होगा। यानी कि जैसे ये हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर रैंप बनानी होगी, सीढ़ी के साथ साथ रैंप भी होगी। यानी कि किसी को भौतिक यानी फिजिकल प्रॉब्लम है या आपको जो है वहां पर नीचा नहीं दिखाना है, आप मानसिक रूप से अक्षम बच्चे को जो है पागल या मंद बुद्धि कहकर नहीं पुकार सकते। विविधता एक संसाधन, यानी कि विभिन्नताओं को समस्या नहीं बल्कि ताकत माना गया है यहाँ पर। यानी कि जो बच्चों के अंदर विविधता है तो इसे कमजोरी के तौर पर नहीं प्रस्तुत किया जाता समावेशी शिक्षा में, इसे ताकत के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई अक्षम बच्चा है तो उसे सामान्य बच्चा देखकर ये सीखेगा कि ये किस तरीके से अपना जीवन जी सकता है, या भविष्य में उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो भी इस तरीके से जीवन जीने के लिए तैयार है।
और जो विशिष्ट बालक है वो सामान्य बच्चों को देखकर सीखता है कि मैं भी सामान्य बच्चों की तरह जी सकता हूं। तो विविधता को जो है एक संसाधन माना है, कमजोरी नहीं माना, एक ताकत माना है, कमजोरी नहीं माना है। समावेशी शिक्षा के ये कुछ मुख्य सिद्धांत थे। इसके बाद देखिए वैधानिक प्रावधान की बात कर लेते हैं, भाग 1 में देख लेते हैं। एनईपी 1986 पहली बार इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबिलिटी चिल्ड्रन यानी कि आईईडीसी पर जोर दिया गया। यहाँ पर इंटीग्रेटेड शिक्षा की बात की गई, यानी कि जो विशिष्ट बालक थे सामान्य बालकों के साथ पढ़ाए जाने की बात की गई थी। फुल नेम क्या था इसका? पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसमें 7 डिसेबिलिटी शामिल की गई थी। इन 7 डिसेबिलिटियों पे हम अगली वीडियो में भी चर्चा करेंगे, और जो बच्चे जानते हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 3% आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलेगा ऐसे बच्चों को, और समान अवसर और अधिकार का संरक्षण इस नियम के तहत लाया गया था। पीडब्ल्यू एक्ट 1995 इस एक्ट को जाना जाता है। तो इस एक्ट की जो मुख्य विशेषताएं थी यहां पर हमने बताई आपको। अब इसके बाद एक है आरटी एक्ट 2009, 6 से 14 वर्ष, और CWSN के लिए 18 वर्ष, यानी कि जो आपके जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उन्हें 18 वर्ष तक जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी इस एक्ट के अनुसार। तो सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 है, और जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए 18 वर्ष तक फ्री शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 2 एक्ट की यहां पर बात की। अब संवैधानिक भाग 2 में देख लेते हैं। RPWD एक्ट 2016, यानी कि जो पहला एक्ट था आपका 1995, उसे जो है यहां पर रिप्लेस किया गया। तो पीडब्ल्यू एक्ट 1995 को रिप्लेस किया गया। अब रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ? डिसेबिलिटी की संख्या 7 से बढ़कर 21 कर दी गई। और न्यू एडिशन में क्या जोड़ा गया इसके साथ? जो मुख्य बातें हैं यहां पर मैं लिख रहा हूं। एसिड एक्ट, यानी कि जिन पर तेजाब से हमला किया जाता है। पार्किंसन बीमारी को यहां जोड़ा गया। डेफिनेशन की बीमारी को यहां पर जोड़ा गया। स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटियों को यहां पर जोड़ा गया है। और रिजर्वेशन जो है 3% से बढ़ाकर 4% तक कर दिया गया है। तो RPW एक्ट 2016 की ये मुख्य बातें हैं। अब देखिए शीर्ष निकायों की बात कर लेते हैं। RCI 1992 रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, शिक्षकों के प्रशिक्षण का मानक तय किया जाएगा, यानी कि जो शिक्षक हैं किस तरीके के कितने ट्रेंड शिक्षक होने चाहिए जो समावेशी शिक्षा में योगदान कर सकें। नेशनल इंस्टीट्यूट NIMH, यानी कि जो सिकंदराबाद में है आपका, ये मेंटल डिसऑर्डर बच्चों के लिए होता है। और NIVH, यानी कि जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, यानी कि जो देखने में प्रॉब्लम है, वो देहरादून में है आपका। इसके अलावा जो आपके और भी जो आपके ऑर्थो वाले हैं वो कोलकाता में है। तो इस तरीके से आपके जो हैं जो 4 मुख्य संस्थान हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले वीडियो में हम इन संस्थानों पर भी चर्चा करेंगे, और 7 डिसेबिलिटी और 21 डिसेबिलिटी क्या है इन पर भी मुख्य चर्चा रहेगी अगली वीडियो में। आज फिलहाल समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षण रणनीतियां क्या होने वाली हैं समावेशी शिक्षा की? बहुसंवेदिक दृष्टि, यानी कि हमें जो है इसमें शिक्षण रणनीति यानी शिक्षक की क्या रणनीति होती है। शिक्षण रणनीति में हम विजुअली को भी देखेंगे, हियरिंग को भी देखेंगे, और जिसकी सेंसरी मोटर यानी कि जो सेंसरी मोटर है, संवेदी प्रॉब्लम है, उन सबको दृष्टि में रखते हुए जो है हम शिक्षा की रणनीति बनाएंगे। पेयरिंग ट्यूटोरियल, यानी कि सहपाठी शिक्षण, होशियार बच्चे कमजोर बच्चों की मदद करेंगे। और इसके बाद जो है सहायक तकनीकी में कंप्यूटर स्क्रीन रीडर का उपयोग करेंगे ताकि बच्चे आसानी से देख सकें, आसानी से सुन सकें। पाठ्यक्रम का अनुकूलन, जो सिलेबस को छोटा और सरल करना, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसे लचीला बनाना है, उसे जो है एक तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में सरल तरीके से बच्चों को समझाना है ताकि बच्चों को उसे बोझ ना समझें। तो ये चीजें हमारी शिक्षण रणनीति के लिए जरूरी हैं। अर्थ और परिभाषा समझ लेते हैं समावेशी शिक्षा या विशिष्ट शिक्षा की जो एग्जाम में पूछी गई है। अपवादी बालक, वह बालक जो औसत से इतने भिन्न हो कि उनकी विशेष सुविधाओं की आवश्यकता हो। इसमें डिसेबल्ड और गिफ्टेड दोनों बालक शामिल है, यानी कि सामान्य बालकों से या तो वो ऊपर हो, सामान्य बालकों से या तो हाई हो या लो हो, वो क्या होंगे? अपवादी या विशिष्ट बालक होते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार विशेष शिक्षा उन गुणों या व्यक्तियों पर लागू होती है जो सामान्य से इतने अलग हैं उन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। यानी कि क्रो एंड क्रो कहते हैं कि विशेष शिक्षा उन गुणों और व्यक्तियों पर लागू होगी जो सामान्य से भिन्न है। वो जैसे मैंने पहले भी बात की है, जो
मानसिक रूप से, आपका शारीरिक रूप से, आपका बौद्धिक रूप से, आपका सामाजिक रूप से जो भिन्न है वो विशिष्ट होगा। अब सामाजिक रूप में वो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, शारीरिक रूप में कमजोर भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। आपका बौद्धिक रूप में वो प्रतिभाशाली भी हो सकता है, मंद बच्चा भी हो सकता है, वो विशिष्ट बालक में आएगा और उसकी जो आवश्यकताओं की जो है हमें अलग से ध्यान देना होगा। क्रो एंड क्रो कहते हैं। हेलान एंड काफमैन के अनुसार जो है यहाँ पर देखते हैं, विशेष शिक्षा का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित अनुदेशन से है जो अपवादी बालकों की आवश्यकता की पूर्ति करती है। ये परिभाषाएं आपकी एग्जाम में पूछी गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इन्हें इंक्लूड किया है, आप इन्हें देख सकते हैं। अब कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे विशेष शिक्षा का संबंध जो है किससे, मेधावी छात्रों से, कमजोर छात्रों से, अपवादी विकलांग छात्रों से है। तो यहाँ विशेष शिक्षा की बात की गई है, समावेशी शिक्षा की बात नहीं की गई। तो यहाँ अपवादी या विकलांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा दी जाती। यदि समावेशी शिक्षा दी जाती तो वो विशिष्ट और सामान्य दोनों बच्चों के लिए होती है। RPW एक्ट 2016 में कितने प्रकार की विकलांगताएं हैं? तो जो PW एक्ट 1995 में 7 थी, इसमें क्या होंगी, बढ़ के 21 हो गई हैं। शून्य अस्वीकृति किस शिक्षा प्रणाली का सिद्धांत है? समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है। और रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी कि RCI का गठन किस वर्ष हुआ था? 1992 में ये गठन हुआ था। इसके बाद सारांश देख लेते हैं। विशेष शिक्षा जो है जो आपका सेग्रीगेशन से इंक्लूसिव की तरफ बढ़ी है। PW एक्ट 2016 वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण कानून है और कि जो है हर बच्चे को इंक्लूजिलाइड ध्यान और फ्री वातावरण मिलना चाहिए। अभ्यास के लिए आप क्या कर सकते हैं? समावेशी और एकीकृत शिक्षा के 3 मुख्य अंतर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और RPW एक्ट 2016 के तहत जुड़ी नई विकलांगता की सूची हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जेएस एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।